हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट देखें मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोप के बाजार में दक्षिण एशिया की वस्तुओं की मांग अधिक थी। 15वीं शताब्दी में इन वस्तुओं के व्यापार हेतु अनेक यूरोपीय देशों में कंपनियां स्थापित की गई, किंतु इन कंपनियों के समक्ष दक्षिण एशिया के व्यापार के बीच अनेक चुनौतियां थी। जैसे इटली के यूरोप के बाजार के व्यापारिक एकाधिकार। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती 1453 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अरब साम्राज्य का आक्रमण पर कब्जा। कुस्तुनतुनिया यूरोप से दक्षिण एशिया आने वाले जल एवं स्थल दोनों मार्गों का प्रवेश द्वार था। उस मार्ग पर अरबों ने यूरोप के व्यापारिक गतिविधि को पूर्णतः बंद कर दिया। वर्षों तक व्यापारिक बंदी के पश्चात तो यूरोप के राजवंशों एवं व्यापारियों को एक नवीन जलमार्ग की जरूरत थी। इसी कालखंड में नए साहसिक एवं नवीन भौगोलिक खोज भी हुए। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत पहुंचने वाले नवीन जलमार्ग की खोज प्रमुख योगदान पुर्तगालों के राजा डॉन हेनरी हेनरी द नेविगेटर एवं स्पेन की रानी इसाबले की थी। इन भौगोलिक खोजों में चीन निर्मित कंपास एवं यूरोप में निर्मित मानचित्र ने प्रमुख योगदान था। इस यात्रा क्रम का प्रथम यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो वर्ष 1492 ईस्वी में भारत पहुंचने के बजाय अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। इटली के यात्री अमेरिगो वेस्पुच्ची ने अमेरिका की यूरोप से प्रथम यात्रा की। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ। दूसरा प्रयास 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के यात्री बार्थोलोम्यू डियास ने किया। इसकी नाव भी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी द्वीप तक पहुंच सकी। इस स्थल को डियास ने तूफानी द्वीप, जिसको द केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली राजकुमार डॉन हेनरी द नेविगेटर स्टारडा नामक कंपनी की स्थापना किया एवं इसका मुख्यालय लिस्बन में स्थापित था। प्रिंस हेनरी इस कंपनी के संस्थापक सदस्य थे। प्रिंस हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा आरंभ किया। वास्को डी गामा ने 3 जहाज राफेल, ग्रेवियल और बोरियो के साथ पुर्तगाल में तट से भारत के लिए निकला था। 90 दिन की समुद्री यात्रा के पश्चात वास्को डी गामा भारत के पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचने वाला प्रथम जलमार्ग जापानी था। इसने पूर्व से पश्चिम की नवीन मात्रा से जोड़ा एवं इस मार्ग को मसाला मार्ग भी कहा जाता है। कालीकट कप्पकडापू नामक बंदरगाह पर वास्को डी गामा को जहाजी बेड़ा पहुंचा, जहां के हिंदू शासक जमेरिन से सद्भावनापूर्ण ढंग से इसका स्वागत किया। अपने यात्री के वापसी में इसने मसाला एवं कुछ अन्य वस्तुओं की खरीद किया। इन वस्तुओं को यूरोप में बाजार में बिक्री से 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष 1500 में मसाला मार्ग पर द्वितीय व्यापारिक अधिक आसियान पेट्रो अम्ब्रारेज कैब्राल के द्वारा किया गया। कैब्राल की यात्रा का उद्देश्य पूर्णतः कूटनीति आधार पर भारत में पुर्तगाल के लिए व्यापारिक आधारशिला का निर्माण करना था। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा की। वर्ष 1498 ईस्वी, 1502 ईस्वी और 1524 ईस्वी में। वर्ष 1524 में वह आखिरी बार पुर्तगाली वायसराय बनकर कोचीन पहुंचा। इसी वर्ष उसकी मृत्यु मलेरिया के कारण हो गई। वास्को डी गामा की कब्र कोचीन में अवस्थित है। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सैंट थामे थी। काली मिर्च एक मसाला व्यापार पर एकाधिकार हेतु पुर्तगालियों ने प्रथम कोटि का निर्माण 1503 ईस्वी में कोचीन में किया। द्वितीय कोटि पुलिकट एवं कन्नूर में वर्ष 1505 ईस्वी में किया। पुर्तगाली के प्रभावशाली गवर्नर कौन कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी में रहा है। अल्मीडा के प्रभावशाली नीतियों में सर्वोच्च था शांत जल नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक एकाधिकार एवं सर्वोच्चता को स्थापित करना था। इसने मिस्र, गुजरात एवं तुर्की के संयुक्त सेना को पराजित किया। इसके कार्यकाल में पुर्तगाली हिंद महासागर के नौसैनिक शक्तियों में सर्वोच्च हो गए। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा पुर्तगालियों को सागर के स्वामी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी में था। भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ही था। वह 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, जैसे समृद्धशाली बंदरगाह को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था। 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का पर कब्जा किया।
1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित हार्मुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया। देखिए यहाँ पे 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का पर कब्जा किया था और 1515 ईस्वी में हार्मुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया था। अल्बुकर्क प्रथम गवर्नर था जिसने भारत में अस्थायी पुर्तगाली बस्तियों के निर्माण पर विचार किया तथा भारत की स्त्रियों से अपने सैनिकों के विवाह की अनुमति भी प्रदान कर दी। इसने पुर्तगाली प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा बंद करा दिया था। इस प्रकार अकबर के पश्चात इस नीति को लागू करने वाला द्वितीय व्यक्ति था। इसको राजा राम मोहन राय का अग्रगामी भी कहा जाता है। अल्बुकर्क का मजार गोवा में स्थित है। तीसरा है नुनो दी कुन्हा। इनका कार्यकाल 1529 ईस्वी से 38 ईस्वी तक था। 1538 ईस्वी तक। 1529 में इसको भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क के पश्चात सबसे प्रभावशाली गवर्नर साबित हुए थे। इसने 1530 में पुर्तगाली प्रशासनिक कार्य का केंद्र चीन के स्थान पर गोवा बना दिया था। इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा मुगल शाह हुमायूं के बीच के मतभेद का लाभ उठाया। पुनः 1534 ईस्वी में बेसिन द्वीप तथा 1535 ईस्वी में द्वीप पे कब्जा कर लिए। गार्सिया द नाडनोन्हा वर्ष 1538 में यह भारत के पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुए थे। इसके कार्यकाल के पुर्तगाली भारत के दमन द्वीप, मद्रास, बंबई के साथ दक्षिण एशिया में मुख्य व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए। पुर्तगाली का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र सीलोन श्रीलंका भी था। 1559 से 60 ईस्वी तब पुर्तगालियों के पास 60 से अधिक दुर्ग तथा 100 से 50 लगभग जहाजों का बेड़ा था, किंतु यह प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहा। वर्ष 1580 में स्पेन पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। स्पेन के कब्जे के पश्चात पुर्तगाली भारत में कमजोर होते चले गए। इसी क्रम में डच्चों एवं अन्य व्यापारिक कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा में पराजित किया। वर्ष 1761 तक मात्र 3 द्वीप गोवा, दमन एवं दीव पुर्तगालियों के पास रहा था। पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था? विवाह नीति, भ्रष्ट प्रशासन, दोषपूर्ण एवं अनियंत्रित व्यापार प्रणाली, धार्मिक नीति, अन्य व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन इत्यादि। पुर्तगालियों का भारत में योगदान क्या क्या रहा है? पुर्तगालियों ने गोवा में प्रथम प्रेस की स्थापना किया तथा आयुर्वेद पर आधारित पुस्तक की छपाई कराया। ध्यातव्य हो, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। नौपतन तथा जहाज निर्माण उद्योग का विकास में विस्तार भारत में पुर्तगालियों ने किया था। गौथिक स्थापत्य कला का विकास भी पुर्तगालियों ने ही किया था। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज का तात्पर्य परमिट से है। पुर्तगालियों का एकाधिकार समुद्र शक्ति पर था। किसी भी व्यापारिक जहाज का बगैर परमिट के समुद्री व्यापार की अनुमति नहीं था। इसका परमिट पुर्तगाली ही प्रदान करते थे। परमिट प्राप्त की हुई जहाज की सुरक्षा में काफिला आर्मेडा चलता था, जो समुद्री लूटपाट से सुरक्षित करता था। इसी व्यवस्था को कार्टेज आर्मेडा काफिला कहा जाता था। तत्कालीन मुगल बादशाह के जहाजों का भी कार्टेज लेना पड़ता था। पुर्तगाली स्वयं की समुद्र को स्वामी कहते थे। समुद्र का स्वामी खुद को पुर्तगाली कहते थे। किसी भी भारतीय एवं अरब के जहाज को गोला बारूद एवं काली मिर्च के व्यापार की अनुमति नहीं थी। उस पर सिर्फ पुर्तगालियों का अधिकार था। किसपे? गोला बारूद और काली मिर्च के व्यापार के। यहाँ पे देखिए कंपनियों का स्थापना क्रम और भारत कब कब आया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था और वो मूल देश पुर्तगाल के रहने वाले थे, जिन्होंने प्रथम कोठी कालीकट में स्थापित किए थे। उस समय वहां का गवर्नर कौन थे? अल्मेडा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी। यह भारत आगमन 1608 ईस्वी में हुआ था। मूल देश इंग्लैंड के रहने वाले थे और किसने किया था? 1600 सर टॉमस रो ने सूरत में पहला कोठी स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? 1602 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में वो कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हुआ और मूल देश वो कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के। प्रथम कोठी उन्होंने मूसलीपट्टनम में लगाया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में ट्रांसवीकर स्थान पे लगाया था। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में वो सूरत में सबसे पहला कोलवर्ट में लगाया था। जॉन बेस्टर कॉलवर्ट के समय में सूरत में अपना कोठी स्थापित किए थे। डच। हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है।
यहाँ पे हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पुर्तगाली द्वारा दक्षिण एशिया से लिस्बन लाए गए व्यापारिक वस्तुओं को यूरोप के बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी डचों के पास थी। पुर्तगाली नौसेना में बड़े जहाज थे, किंतु डचों ने छोटे नौका का निर्माण किया जिसे फ्लूट शिप कहा गया। इसके हाथों से भी चलाया जा सकता है। इसको क्या था, हाथों से भी चलाया जा सकता था। इस प्रकार डचों ने पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को पहले यूरोपीय में चुनौती दिया, फिर भारत में। भारत की वस्तुओं को यूरोप में मांग एवं उसकी कीमतों से आकर्षित होकर डचों ने दक्षिण एशिया के व्यापार में कमी दिखाई। प्रारंभ में डचों ने मसाला द्वीप पुंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया तथा मसाला व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार हासिल किया, किंतु कुछ वर्षों में भारतीय व्यापारिक साम्राज्य में हिस्सेदारी हेतु पुर्तगाल को चुनौती दिया। 1580 में स्पेन का पुर्तगाल पर कब्जे के पश्चात पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति भारत में कमजोर पड़ती गई। उसी का फायदा डचों ने उठाया और पुर्तगाल के व्यापारिक खंडहर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। 1595 में प्रथम डच यात्री हाउटमैन भारत आए थे। भारत से अपनी धन संपत्ति के साथ वापस डच चले गए वो। इसकी यात्रा वृत्तांत कुछ अन्य कारणों ने डचों को दक्षिण एशिया से व्यापार को प्रेरित किया। 16वीं शताब्दी में डच यूरोप के व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। वर्ष 1602 में डच की संसद द्वारा प्रस्तावित विधेयक की डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी का नाम बेरेनिगे ओस्टडेडिसे था, मतलब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डच संसद द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में इस कंपनी का 21 वर्षों के लिए भारत एवं पूर्वी देशों के साथ युद्ध करने, व्यापार करने एवं संधि करने, अस्थायी सेना रखने तथा दुर्ग बनाने का एकाधिकार प्राप्त था। इस कंपनी का संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डार्ड थी तथा समूचे यूरोप में निर्मित कंपनियों में प्रथम कंपनी की, जिससे प्रारंभ में सिर्फ मसाला व्यापार पर श्रम को केंद्रित किया। डच संसद के आदेशानुसार इनके 17 सदस्य नियुक्त किए गए थे, इसलिए उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जेंटलमैन 17 भी कहा गया। 1602 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को बैरम के युद्ध में पराजित किया तथा गुजरात, कोरोमंडल एवं बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपने फैक्ट्रियां धीरे धीरे स्थापित किया। डचों ने बादेर के नेतृत्व में वर्ष 1605 में प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों ने दूसरी कोठी 1610 में पुलिकट में स्थापित किया, जहां के उनके स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले जाते थे। पुलिकट को डचों ने प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। डचों ने वर्ष 1690 में पुलिकट से अपने व्यापारिक मुख्यालय को बदलकर नागपट्टनम कर दिया। डच कंपनी के द्वारा बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1627 में पिपली में स्थापित किया गया। कुछ राजनीतिक कारणों से पिपली को छोड़ बालासोर चले गए। 1653 में चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया था। 1616 में सूरत में स्थित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार निदेशालय सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। डचों द्वारा स्थापित अन्य कारखाने बिमलीपट्टनम में, कोचीन में 1663 ईस्वी में स्थापित हुआ, चिंसूरा में 1653 ईस्वी में, कारिकल 1645 ईस्वी में। डचों का व्यापारिक विस्तार 1630 से 1665 तक जारी रहा। इस कालखंड में भारत से दक्षिण एशिया के अनेक द्वीपों एवं देशों पर इनका व्यापारिक साम्राज्य स्थापित था। 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। वर्ष 1759 में बेतरा अंग्रेज सेनापति क्लाइव के नेतृत्व में डचों से अंग्रेजों ने युद्ध हुआ। इस युद्ध में डच पराजित हुए। इसी युद्ध के पश्चात अंग्रेज निरंतर शक्तिशाली होते गए, जबकि डचों का पतन प्रारंभ हो गया। बेतरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को डचों के द्वारा ध्वस्त किया गया था, जबकि अंग्रेजी की नौसैनिक शक्ति को डचों को पराजित कर दिया था। और यहाँ पे शहर का संस्थापक दिया गया है। कलकत्ता का संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नक। मुंबई का जेरार्ड ऑंगियार, मद्रास का फ्रांसिस ड्रेक, दिल्ली का लुटियंस, चंडीगढ़ ली कार्बूजिए, पांडुचेरी का फ्रैंक मार्टिन, हैदराबाद का मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जॉब चार्नक कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। जेरार्ड ऑगियार ब्रिटेन के रहने वाले थे। फ्रांसिस ड्रेक भी ब्रिटेन के रहने वाले थे। लुटियंस ब्रिटेन के रहने वाले थे। ली कार्बूजिए फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रैंक मार्टिन फ्रांस के रहने वाले थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह भारत के रहने वाले थे।
एक बार फिर से देखते हैं। कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चार्नक, मुंबई के संस्थापक जेराल्ड ऑंगियर, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, दिल्ली का संस्थापक लुटियंस, चंडीगढ़ का संस्थापक ली कार्बूजिए, पांडिचेरी का फ्रैंक मार्टिन, हैदराबाद का मोहम्मद कली कुतुब शाह। अमेरिकी महाद्वीप का खोजकर्ता है कोलंबस, भारत का वास्को डी गामा, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक, न्यूजीलैंड का तस्मान हॉलैंड, तस्मानिया का आबेल जॉनसन तस्मान, ब्राजील का अल्वारेज कैप्राल। अमेरिका का कोलंबस, भारत का वास्को डी गामा, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक, न्यूजीलैंड का तस्मान हॉलैंड, तस्मानिया का ऑवेल तानसुन तस्मान, ब्राजील का अल्वारेज कैप्राल। अब हम लोग देखते हैं अंग्रेज। अंग्रेज 16वीं शताब्दी में व्यापारिक उद्देश्य से भारत आए थे। यूरोप से भारत समस्त कंपनियों की भांति इनका भी उद्देश्य भारत के व्यापार के द्वारा कंपनी के लाभ को सर्वाधिक करना था। भारत में सर्वाधिक लाभ उसी को प्राप्त होता है जिस कंपनी की देशी राजवाड़ों का संरक्षण प्राप्त होता था। अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने हेतु दो तरफा संघर्ष करना पड़ता था। एक तरफ यूरोपीय कंपनी तथा दूसरी भारत की तत्कालीन राजनीतिक सत्ता। इसी क्रम में सर्वाधिक लाभ से प्रेरित इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी के विशेषाधिकार वर्ष 1661 में प्रदान किया। इस विशेषाधिकार के पश्चात अंग्रेज भारत में राजनीतिक व्यापारिक दोनों स्तर पर स्वयं को शक्तिशाली कर पाए। अंग्रेज का सबसे बेहतरीन गुण था समय के साथ स्वयं को शक्तिशाली बनाना। इस गुण के साथ अंग्रेज ने क्रमबद्ध तरीके से समूचे भारत पर अपनी शक्ति स्थापित करते गए। बक्सर युद्ध बक्सर युद्ध के पूर्व अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत के नीति देशी तथा यूरोपीय शक्तियों को पराजित किया। बक्सर का युद्ध 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी को के पश्चात भारत के नीति निर्माता बन गए। 1765 का बंगाल का द्वैध शासन प्रथम कानून का भारतीय जनता का लागू किया गया। इसी क्रम 1947 तक संवैधानिक विकास प्रक्रिया के साथ भारत का आर्थिक, वैचारिक एवं राजनीतिक शोषण जारी रहा। अंततः अनेकों विधियों से भारतीय राजनेताओं एवं जनता के भारतीय स्वतंत्रता को संरक्षित 1947 में किया गया। 1980 में विलियम डेक द्वारा समुद्री मार्गों से पूरी दुनिया का लिया। ये एक्चुअली 1980 गलत मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे 1680 होगा। 1680 में विलियम डेक द्वारा समुद्री मार्ग की पूरी दुनिया का चक्कर लगाया गया। 1588 में अंग्रेजों ने स्पेनिश आर्मेडा को पराजित किया। पराजित कर अंग्रेजी नौसेना का सर्वाधिक सिद्ध किया। इस विजय से प्राप्त वस्तुओं एवं उनके मूल्य से भारत के पश्चात के लिए अंग्रेजों को प्रेरित किया। 1588 में अंग्रेजों ने स्पेनिश आर्मेडा को पराजित कर अंग्रेजी नौसेना को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। इस विजय से प्राप्त वस्तुएं और उनके मूल्य ने भारत से व्यापार के लिए अंग्रेजों को प्रेरित किया। 1593 ईस्वी में इसी क्रम में जेम्स लंकास्टर नामक अंग्रेज रेड ड्रैगन नाम जहाज से तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचा। इस प्रकार भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कब आया था रेड ड्रैगन? 1593 ईस्वी में जेम्स लंकास्टर से आया था। 1599 ईस्वी में जॉन मेडेन हॉल स्थल मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। कौन? मेडेन हॉल, जॉन मेडेन हॉल। भारत के साथ स्थल मार्ग से व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने वाली कंपनी लिवेंट थी। सितंबर 1599 ब्रिटेन के व्यापारी जॉन मेयर ने सितंबर 1599 ईस्वी को 217 व्यापारियों के सहयोग से एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। प्रारंभ में इस कंपनी का उद्देश्य इंडोनेशिया द्वीप के साथ मसालों को व्यापार करना था। इस कंपनी को जॉन की कंपनी भी कहा जाता है। कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी और मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारी की अनुमति प्रदान किया, परंतु कभी भी 3 वर्ष पूर्व की सूचना देकर सरकार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सकते थे। 1603 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1604 में जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा बने। जेम्स प्रथम ने भारतीय मुगल शासक अकबर के नाम एक पत्र लिखवाया था, जिसमें जेम्स ने अकबर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। इस पत्र के साथ हॉकिंस मुगल शासक जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा था। ये 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार पहुंचे थे।
कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1100। हॉकिंस तुर्की तथा फारसी दोनों भाषाओं का जानकार था। हॉकिंस ने जहांगीर से मुगलों की राजकीय भाषा फारसी में बात किया। इसका प्रभाव जहांगीर पर सकारात्मक पड़ा। मुगल शासक जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किए एवं फिरंगी खान की उपाधि प्रदान किया। जहांगीर ने हॉकिंस की शादी अर्मीनियाई ईसाई मुबारक शाह की बेटी से करा दिया। हॉकिंस के साथ ही प्रसिद्ध यात्री विलियम फिंच भी भारत आए थे। विलियम फिंच ने ही अनारकली की दंत कथाओं का वर्णन किया है। अनारकली की दंत कथाओं का वर्णन किसने किया है? विलियम फिंच ने। विलियम फिंच के द्वारा जहांगीर की संपत्ति तथा उसके दरबारी कानूनों का भी वर्णन किया है। इसी क्रम में जहांगीर ने हॉकिंस को अंग्रेजी फैक्ट्री बनाने की अनुमति तो प्रदान किया, किंतु बोहरा व्यापारी एवं पुर्तगालियों के दबाव में आकर आदेश वापस ले लिया था। अंततः वर्ष 1608 से 11 तक हॉकिंस भारत में रहे था। उसके बाद असफल होकर वापस चले गए। 1611 इस वर्ष मुसलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। 29 नवंबर 1612 ब्रिटिश कमांडर मिडल्टन तथा सेनापति थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों के अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी नौशक्तियों से पुर्तगालियों को विजय प्राप्त किया। इस युद्ध के पराजय के पश्चात पुर्तगाली व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 29 नवंबर 1612 ईस्वी को। स्वाली 1623। युद्ध से प्रभावित जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र के माध्यम से अंग्रेजों की प्रथम कोटि की स्थापना किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों के स्थापित प्रथम अस्थायी कारखाना था। अस्थायी कारखाना कहाँ खुला? सूरत में 1613 ईस्वी में। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना दूत बनाकर भारत भेजे थे। इसके साथ प्रसिद्ध ईसाई पादरी एडवर्ड टेरी ने भारत आए थे। सर थॉमस रो जब भारत आए उस समय जहांगीर के दरबार में जूटा गुट अत्यधिक प्रभावशाली था। जूटा गुट के सक्रिय सदस्य कौन कौन थे? नूरजहां द्वारा निर्मित गुट था, जिसमें नूरजहां मुखिया थी। नूरजहां का भाई आसफ खां थे। उसका पिता उत्मादुल्ला था। नूरजहां की मां आस्तम बेगम थी, जो इत्र के आविष्कारक रही हैं। शहजादा खुर्रम भी थे। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर को सर थॉमस रो के हाथों कुछ उपहार भेजा था, जो निम्न है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपने दरबार के 6 चित्र जहांगीर को उपहार में भेजा था। एक लाल बग्घी और एक लेंस युक्त चश्मा भी जहांगीर के जेम्स ने भेजा था। इस प्रकार नूरजहां तथा जहांगीर दोनों को प्रभावित करने में सर थॉमस रो सफल रहे थे। इसके प्रभाव में अंग्रेजों ने वर्ष 1623 तक सूरत के अलावा फौज, बड़ौदा तथा आगरा में बस्तियां स्थापित किया। इन सभी बस्तियों को सूरत प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। वर्ष 1611 ईस्वी में इस वर्ष इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1,70,000 पाउंड रुपया उधार दिया था। इसके बदौलत कंपनी को नवीन व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। भारत में अंग्रेजों को अपनी बस्तियों की किलाबंदी का अधिकार प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अस्थायी सेना रखने तथा सिक्का ढाल सकती थे तथा देशी रियासतों से युद्ध, संधि एवं न्याय भी कर सकते थे। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले में बंबई किराए पर अंग्रेजों को दे दिया। अगले 10 वर्षों में गेराल्ड ओंगियार बंबई को आधुनिक रूप दिए थे। इस नवीन संरचना के पश्चात बंबई को पूर्ण आधुनिक शहर में परिवर्तित कर दिया गया तथा बंबई के प्रथम संस्थापक जॉर्ज ऑक्साइडन थे। 1688 में इस वर्ष इंग्लैंड में गौरवमय रक्तहीन क्रांति हुई थी। अहिंसा के दम पर सत्ता के क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उदारवादी दल की सत्ता स्थापित हुई। इस राजनीतिक परिवर्तन के क्रम में नए राजा एवं रानी भी स्थापित हुए। विलियम द्वितीय एवं मैरी राजा रानी बनाए गए। इस कालखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति भारत से व्यापार करते हुए अनेक कंपनियां बनाई गई। कुछ नवीन व्यापारियों के एक समूह के द्वारा न्यू इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से स्थापित की गई। न्यू इंडिया कंपनी के द्वारा न्यू ब्रिज नामक जहाज भी खरीदा गया। इंग्लैंड की तत्कालिक राजनीतिक सत्ता के सहयोग से न्यू इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार की अनुमति भी प्राप्त हो गया। वर्ष 1660 से भारत में व्यापार कर रही पुरानी कंपनी जॉन की कंपनी थी। न्यू इंडिया कंपनी को भारत में प्रतिस्पर्धा इसी कंपनी से करना था। 1708 इस वर्ष तक भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 3 अन्य कंपनियां भी गठित हो गई। इन सभी कंपनियों के आपसी व्यापारिक संघर्ष
प्रारंभ हो गया तथा भारत की व्यापारिक स्थिति असंतुलित हो गई। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की समस्या से बचाव हेतु गुटाल्फिन के राजकुमार के द्वारा इंग्लैंड की संसद में यूनाइटेड बिल का प्रस्ताव रखा गया, जिसके अंतर्गत इन तीन कंपनियों का सम्मिलन करना था। अंततः एक नवीन कंपनी द यूनाइटेड एंड कंपनी और मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट का गठन किया गया। क्या था? द यूनाइटेड एंड कंपनी और मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट का गठन किया गया था। इस कंपनी का संक्षिप्त में ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने वर्ष 1613 में सूरत में अपना प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1623 ईस्वी तक भरौच, बड़ौदा, खंभात, अहमदाबाद एवं आगरा तक कंपनियों स्थापित हो गई थी। ईरान के सैन्य सहयोग के दम पर अंग्रेजों ने 1628 में हार्मुज के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। बंबई पुर्तगाली के दहेज में अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय को 1661 में प्राप्त हुआ। बंबई पुर्तगाली से दहेज में अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय को कब प्राप्त हुआ? 1661 ईस्वी में। 1669 से 77 ईस्वी तक जेराल्ड ऑगियार ने बंबई को विकसित किया था। बंबई में अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की व्यवस्था स्थापित किया। कालांतर में यहाँ के ढाले सिक्के समूचे भारत में मान्य हुए। 1687 ईस्वी, इस वर्ष में बंबई पश्चिमी तटों का केंद्र बन गया था। पूर्वी तटों पर कंपनी का विस्तार 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1626 अरमा गांव में अंग्रेजों ने दूसरी बस्ती का निर्माण किया था। 1632 इस वर्ष गोलकुंडा के शासक ने सुनहरा फरमान गोल्डन ऑर्डर प्रदान किए। इस फरमान में 500 पैगोडा डचों का स्वर्ण मुद्रा को पैगोडा बोलते हैं के बदले गोलकुंडा के बंदरगाह पर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 1661 में अंग्रेजों का सिक्का ढालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1633 ईस्वी में इस वर्ष उड़ीसा में बालासोर, हरिपुर, थकासिम बाजार, पटना इत्यादि स्थान पर व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुआ। इस वर्ष फ्रांसिस टे नाम अंग्रेज के द्वारा चंद्रगिरी के शासक दरमेला वेंकटप्पा से जमीन लीज पर प्राप्त किया तथा वहां मद्रास नामक शहर की स्थापना कराई। लीज किससे लिया गया था? दरमेला वेंकटप्पा से। मद्रास के किले का नाम सेंट फोर्ट जॉर्ज रखा गया। बंगाल में कंपनियों का विस्तार 1651 में हुगली में व्यापारिक कंपनी का निर्माण कराया गया। इस कोठी की स्थापना का श्रेय ब्रिजमैन को जाता है। ब्रिजमैन के साथ डॉक्टर बेंटन ने बंगाल के शासक शाह शुजा की बहन का इलाज किया था। इस घटना के पश्चात शाह शुजा ने 3000 रुपए के बदले बंगाल में कर मुक्त की अनुमति प्रदान किया था। 1658 ईस्वी, इस वर्ष बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के समस्त क्षेत्र मद्रास स्थित सेंट जॉर्ज फोर्ट के अधीन कर दिया गया था। 1686 ईस्वी, एक राजनीतिक घटना के पश्चात औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली के तट पर दंडित किया तथा समस्त व्यापारिक गतिविधि बंद कर बस्तियां खाली करने का भी आदेश दे दिया था। 1690 एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज चार्नाक ने मुगलों को 1,50,000 जुर्माना भुगतान किया तथा पुनः व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया। अंग्रेजों ने सुल्तानाती नामक एक गांव भी खरीद लिया था। 1690 ईस्वी, बंगाल में वर्तमान के जमींदार सोहासी तथा रहीम खान के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। इसके साथ तत्कालीन बंगाल की समस्त शक्तियां तथा फैक्ट्रियां किलाबंदी करने लगी। इस अवसर का लाभ अंग्रेजों ने भी उठाया तथा अपने फैक्ट्रियों को किलाबंदी कर लिया। किलाबंदी का आदेश तत्कालीन बंगाल के शासक अजीम उद के द्वारा किया गया था। 1698 ईस्वी, अजीम उद ने 1200 रुपए के बदले 3 गांव अंग्रेजों को सौंप दिया था। इन गांव के स्थान पर वर्ष 1700 ईस्वी में जॉर्ज चार्नाक ने कलकत्ता नामक शहर की स्थापना किया। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम्स के किले की स्थापना किया गया। चार्ल्स आयर को इस किले के संस्थापक नियुक्त किया गया। 1709 में बंगाल के शासक शाह शुजा ने सीमा शुल्क 3.5% से घटाकर 2.5% कर दिया था। अंग्रेजों का व्यापारिक मैग्ना कार्टा 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुख सिंह पीलिया रोग से ग्रसित थे और अंग्रेज डॉक्टर जॉन सरमन अपने दल के साथ मुगल दरबार पहुंचे तथा इनके रोग का इलाज किया। इनके शिष्टमंडल में 4 सदस्य थे: सर जॉन सरमन, डॉक्टर हैमिल्टन, ख्वाजा सेहूर्द, एडवर्ड एंटी फैंसन विलियम।
कौन कौन थे? सर जॉन सरमन थे, डॉक्टर हैमिल्टन थे, ख्वाजा सेहूर्द, एडवर्ड एटिफ हेंसन और विलियम। इस शिष्टमंडल से फारूक शेयर प्रभावित हुआ तथा भारत में अंग्रेजों को व्यापारी एकाधिकार की असीमित शक्तियां प्रदान कर दिया। रुपए 3000 के बदले बंगाल तथा बिहार तथा उड़ीसा में करमुक्त व्यापार का अधिकार हुआ। कलकत्ता के नजदीक 38 गांव अंग्रेजों को खरीदने का अधिकार प्रदान किया गया। रुपए 10,000 के बदले अंग्रेजों को सूरत के बंदरगाह में करमुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। बंबई में ढाले सिक्के को समूचे भारत में चलाने का अधिकार मिल गया। आर्म्स महोदय ने इस 1717 के व्यापारिक एकाधिकार को मैग्ना कार्टा कहा है। फ्रांसीसी द फ्रेंच यूरोप में फ्रांस भी शक्तिशाली राष्ट्रों में शामिल थे तथा यूरोप में अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वंदी भी था। कुछ राजनीतिक एक राष्ट्र की समस्या के कारण फ्रांस में व्यापारिक कंपनी का निर्माण एवं सैनिक शक्ति का मजबूत होने समय लगा था। फ्रांस में कंपनी निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 14वां के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। फ्रांस के मंत्री कोलवर्ट एवं रिचलू के पहल पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। कोलवर्ट एवं रिचलू के पहल पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। वर्ष 1664 में स्थापित फ्रांसीसी कंपनी को कंपनी द इंडिस ओरिएंटल नाम दिया गया। यह कंपनी पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार के नियंत्रण में थी। भारत पहुंचने वाला प्रथम फ्रांसीसी दल 1667 ईस्वी में फ्रैंक मैरो की अध्यक्षता में भारत पहुंचे थे। इस दल के सहयोगी ईरानी का स्थायी निवासी मकरारा भी था। वर्ष 1668 में सूरत में फ्रांस के द्वारा प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। कब? 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांस के द्वारा फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में व्यापार विस्तार के उद्देश्य के ईरानी सहयोगी मकरारा के सहयोग से पूर्वी तट पर वर्ष 1609 में मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी कंपनियों को स्थापित किया गया। फ्रांसीसी शक्ति विस्तार के क्रम में वर्ष 1672 ईस्वी में एडमिरल टेलर ने कोलकाता के सुल्तान के परास्त कर सेंट थोमे को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया। फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसीसी मार्टिन ने अपने सहयोगी बिलाल लेस्पिने की सहायता से बिलांडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पांडिचेरी नाम का स्थान गांव प्राप्त किया था। इस गांव का नामकरण पांडिचेरी के नाम पर रखा। वर्ष 1701 में पांडिचेरी को पूर्वी तट पर स्थित समस्त बस्तियों को प्रमुख केंद्र बना दिया गया था। डच फ्रांसीसी व्यापारिक संघर्ष में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी छीन लिया था, किंतु 1697 में संपन्न रिजविक की संधि के पश्चात पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसी को प्राप्त हो गया था। संपन्न रिजविक संधि के पश्चात पुनः फ्रांसीसी को प्राप्त हो गया। पांडिचेरी के खाने में फ्रांसीसी निदेशक फ्रांसीसी मार्टिन ने एक किले का निर्माण कराया। इस किले का नाम मार्टिन ने फोर्ट लुई रखा था। फ्रांस वर्ष 1674 ईस्वी में बंगाल के तत्कालीन नवाब शाइस्ता खां के कुछ भूमि आवंटित किया था। इस जमीन पर वर्ष 1690 से 92 में चंद्रनगर स्थापित हुए। फ्रांसीसी कंपनी द्वारा स्थापित अन्य कारखाने कौन कौन से थे? 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार स्थित माही, 1739 में कराईकल। वर्ष 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख रूप से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति की गई। फ्रांसीसी व्यापारिक आक्रामकता में डुप्ले के बहुत योगदान था। इसके कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक साम्राज्य में क्षणिक विस्तार हुआ। डुप्ले ने भारत में व्यापारिक साम्राज्य विस्तार के लिए भारत के आंतरिक राजनीति में प्रवेश एवं हस्तक्षेप प्रारंभ किया था। इसके हस्तक्षेप ने अंग्रेज एवं फ्रांसीसी सेना का युद्ध के लिए प्रेरित किया। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1755 ईस्वी के बीच हुआ था। यहाँ पे गलत दिया हुआ इसमें। तृतीय कर्नाटक 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ था, इसमें गलत दिया हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी तक दिया हुआ था, इसमें गलत दिया है। कर्नाटक युद्ध के कारण इन दोनों कंपनियां व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भारत का आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। राजनीतिक वर्चस्व के दम पर भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया जा सकता था। इस कारण दोनों कंपनियां युद्धरत हो गई। यूरोप में ऑस्ट्रिया के महारानी मारिया थेरेसा के मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। यूरोप में इंग्लैंड एवं फ्रांस दोनों देश लड़ रहे थे।
भारत का प्रथम कर्नाटक युद्ध इस युद्ध का विस्तार मात्र था। भारत में राजनीतिक में केंद्रीय एवं शक्तिशाली सत्ता का अभाव था जो समूचे भारत को बांध कर रख सके। भारत की तीन शक्तियां मराठा, मुगल एवं निजाम तीनों आपसी संघर्ष में व्यस्त थे। इस कारण विदेशी कंपनियों को अपने राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने में मदद प्राप्त हुआ। विलियम फिंच ने ही अनारकली की दंत कथाओं का वर्णन किया। विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथाओं का वर्णन किया है। कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि, इसमें दो गुट में बट गया था। एक सत्ता पक्ष के समर्थक थे, एक अंग्रेज के समर्थक थे। इसमें सत्ता पक्ष में कौन थे? हैदराबाद थे निजाम नासिर जंग, विरोधी नासिर का चचेरा भाई मुजफ्फर जंग। और इधर से थे कर्नाटक और निजाम अनवरुद्दीन, विरोधी अनवरुद्दीन का जीजा एवं चंदा साहब। पक्ष ए में नासिर जंग अंग्रेज अनवरुद्दीन थे। पक्ष बी में मुजफ्फर जंग एवं फ्रांसिस प्लस चंदा साहब थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746। कब तक हुआ था? 1748 ईस्वी तक। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व की एक सेना ने पांडिचेरी जा रही एक फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। पांडिचेरी फ्रांसीसी का मुख्यालय था जहां जहाज जा रही थी। कर्नाटक के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के तत्कालीन फ्रांसीसी सेनापति लाबुर्दन के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के अंग्रेज गवर्नर निकोलस मॉरिस को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसी नौसैनिक शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके थे। इसी क्रम में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने कप्तान महफूज अली के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों के नवाब की सेना को पराजित कर दिया। यह युद्ध सेंट थॉमे नदी के मुहाने पर लड़ा जा रहा था। इस युद्ध को कालांतर में सेंट थॉमे का युद्ध भी बोला गया। इस प्रथम कर्नाटक युद्ध को क्या नाम दिया गया था? सेंट थॉमे का युद्ध। इस युद्ध के विस्तार 1748 में अंग्रेज रियल एडमिरल बास्कावीन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा ने पांडिचेरी की घेराबंदी के परंतु असफल रहे। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध का उद्देश्य था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार प्राप्त करना। एक्सला-सापेल संधि ने इस युद्ध को समाप्त किया। किस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? तो एक्सला-सापेल संधि। इसी संधि से भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि के मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749। कब तक हुआ था? 1754 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध में विजय के पश्चात फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के अति महत्वाकांक्षी हो गए थे। साम्राज्य विस्तार हेतु उसने कर्नाटक के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने हैदराबाद के निजाम के चचेरे भाई मुजफ्फर जंग का साथ दिया था। साथ ही फ्रांसीसी के नवाब अनवरुद्दीन का जीजा चंदा साहब था। अंग्रेजों ने दोनों राज्यों के सत्ता पक्ष के निजामों का साथ दिया। इन दोनों संघों के बीच 3 अगस्त 1749 को अंबुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज एवं उनके समर्थक प्रथम चरण में पराजित हुए। दूसरे चरण में क्लाइव ने आरकट्टा को घेरा की नीति से युद्ध को अंग्रेजों के पक्ष में पलट दिया। चंदा साहब ने अंबुर 1749 में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। इस युद्ध विजय के पश्चात चंदा साहब की कर्नाटक में ताजपोशी हुई। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और भाई नासिर जंग में पराजित हुआ था, लेकिन 1750 में भाई नासिर की मृत्यु के पश्चात मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस युद्ध के विस्तार क्रम में अंग्रेजों के सहयोगी एवं कर्नाटक के पूर्व नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली चित्रपल्ली के किले में भागकर शरण लिया था। इस किले में 2 प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव एवं स्ट्रिंगर लॉरेंस मौजूद थे। डुप्ले ने इस किले की घेराबंदी कर दिया था। किला से क्लाइव युक्तिपूर्वक बाहर निकल गया। इस किले से भागकर क्लाइव ने अर्काट घेरा की योजना बनाई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अर्काट की घेराबंदी कर दिया। इस किले में तत्कालीन फ्रांस समर्थित नवाब चंदा साहब मौजूद थे। चंदा साहब का क्लाइव से युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंदा साहब गिरफ्तार कर तंजौर लाए गए, जहां उनका कत्ल कर दिया गया था। इस युद्ध के हार के पश्चात फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के कार्यकाल समाप्त कर दिया गया, जो यूरोपीय प्रभावशाली अधिकारी डुप्ले एवं क्लाइव थे। क्लाइव का भाग्य युद्ध इस युद्ध विजय के पश्चात हुआ, जबकि डुप्ले का अंत हो गया।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सीनियर पिट्स के रॉबर्ट क्लाइव को हेवन बॉर्न जनरल की उपाधि प्रदान किया गया। डुप्ले को फ्रांस में लाने के पश्चात गोदहे को फ्रांस का गवर्नर बनाया गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के पश्चात हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक। इस युद्ध के प्रारंभ का तत्कालीन कारण था दो अंग्रेज अधिकारी क्लाइव एवं वाटसन द्वारा बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर बलपूर्वक अधिकार करना। वर्ष 1760 में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी सेना के बीच वांडीवास नामक निर्णायक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया, जबकि फ्रांसीसी सेना का काउंट दी लाली का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 1761 ईस्वी में पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने पूर्णतः अधिकार कर लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडीवास युद्ध के नेतृत्व फ्रांसीसी सेनापति काउंट दी लाली ने किया था। फ्रांसीसी सेना के पराजय के पश्चात काउंट दी लाली को अंग्रेजी ने कैदी बनाकर इंग्लैंड भेज दिया। विगत 2 वर्षों तक सेनापति काउंट दी लाली अंग्रेजों के कैद में रहे। उसके बाद फ्रांस को सौंप दिया। फ्रांस के राजा लुई 16वां के आदेश पर बस्टाइल के किले में काउंट दी लाली को फांसी दे दी गई। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। 1511 पुर्तगालियों के द्वारा मलाया द्वीप स्थित मलक्का पर कब्जा कर लिया गया था। 1515 ईस्वी में फारस खाड़ी के मुहाने स्थित हरमुज बंदरगाह पर पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1530 ईस्वी में उस वर्ष पुर्तगालियों के द्वारा गोवा का प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया गया था। 1540 प्रथम जेसुइट मिशन फादर अक्वाविवा एवं फादर मार्सरेत अकबर के दरबार में पहुंचा था। 1560 इस वर्ष पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना हुई। इस न्यायालय का उद्देश्य बेधर्मी लोगों को सजा करना था। 1612 सूरत में इसी वर्ष अंग्रेज कप्तान थॉमस वेस्ट के नेतृत्व की सेना ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। 1580 ईस्वी में इस वर्ष के पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो गया। यह प्रमुख कारण था पुर्तगाली शक्ति के भारत में पराजित होने का। 1576 ईस्वी में डचों ने भारत आगमन के साथ दक्षिणी एशिया से पुर्तगालियों को इस वर्ष तक बाहर कर दिया था। 1613 ईस्वी उस वर्ष पुर्तगालियों ने सूरत में मुगल शासक के शाही जहाज लूट लिए। जहांगीर इस घटना के पश्चात सूरत के मुगल गवर्नर को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया था। मुबारक खान ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान डॉल्टन की सहायता से पुर्तगालियों को समुद्री युद्ध में पराजित किया। मुगल शासक एवं ईसाई धर्म। कुल 3 बार पुर्तगाली मिशनरी को अकबर ने सनिवेदन बुलाया था। 28 फरवरी 1580 को द पादरी रोडकल्फो एक्वाविवा तथा एंटोनियो मार्सरेट दरबार पहुंचे थे। 1590 में दरबार पहुंचे तथा 1595 में तीसरा मिशन अकबर के द्वार में पहुंचे थे। वर्ष 1606 ईस्वी में जहांगीर के कार्यकाल में विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। 1608 में आगरा में एक दीक्षा स्थान आयोजित किया गया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस की जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में उपस्थित हुआ था। हॉकिंस की विद्वता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने अर्मेनियाई ईसाई मुबारक शाह की बेटी उनसे शादी कर दिया था। पुर्तगालियों ने मुगल शासक के विरुद्ध जाकर हुगली से बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा बना दिया था। 1611 में स्थापित मछलीपट्टनम का कारखाना प्रथम अस्थायी कारखाना है, क्योंकि कुछ राजनीतिक विरोध के कारण इनको बंद करना पड़ गया था। उसके उपरांत 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। वर्ष 1688 में बंबई एवं पश्चिमी समुद्र पर मुगल बादशाहों का घेरा डाला एवं मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इस कृत्य से गुस्साए औरंगजेब ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था। मुगल शासक ने अंग्रेजों को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। भारत में व्यापारिक विस्तार के लिए अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष हुए थे, जिसमें विजयी रहे। इस विजय के प्रमुख कारण अंग्रेजी नौसैनिकों का मजबूत होना था। 1580 में पुर्तगाल का स्पेन के साथ जुड़ गया एवं स्पेन पतन के साथ पुर्तगाल का ही पतन हो गया। 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश द्वार था, जो आर्थिक तंगी के कारण बंद हो गया। वर्तमान में पटना लॉ कॉलेज उसी स्थान पर अवस्थित है। नील की सबसे सर्वोच्च किस्म बनाने में तैयार की जाते थे। विलियम हैजेस 1681 से 84 में बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट थे। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले व्यापारी इंटरलोपर कहलाते थे।
एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले व्यापारी इंटरलोपर्स कहलाते थे। फ्रांसीसी व्यक्तियों के वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। फिजियोक्रेट, मुक्त व्यापार करने की पक्षधर फ्रांसीसी फिजियोक्रेट कहलाए। मुक्त व्यापार करने की पक्षधर फ्रांसीसी फिजियोक्रेट कहलाए। यूरोप में भारत आए 1616। डेनिश कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रेकोवार में स्थापित किया था, जबकि दूसरी फैक्ट्री सीतारामपुर में स्थापित किया था। 1725 में डेनिश कंपनियां अपना समस्त व्यापार अंग्रेजों ने बेच दिया एवं वापस चले गए। ये चैप्टर अब खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।